Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for History and Culture for UPSC CSE Prelims 2023, and the topic for today is going to be the history of Deep South. So let's begin. Now, students, when we talk about the history of Deep South, here when North India was witnessing their Iron Age, at that point of time in Deep South, we can say in a holistic manner, oversimplification करके हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मेगालिथिक कल्चर चल रहा था, मेगालिथिक बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है। मेगालिथिक कल्चर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही जो स्पेशलिटी है मेगालिथिक बैकग्राउंड की वो है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या है? दीज आर दीज ह्यूज स्टोन बोल्डर्स दैट कैन बी सीन। और ये जो स्टोन बोल्डर्स हैं ये स्पेसिफिकली इनकी ग्रेव्स हुआ करती थी। इनकी जो ग्रेव्स हैं वो इनको सेट अपार्ट करती हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर कल्चर। तो यहाँ पे हम इनकी ग्रेव्स देखते हैं जो कि बहुत ही ह्यूज स्टोन बोल्डर्स से दिखाई जाती हैं। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 200 बीसी तक ऐसा माना जाता है कि भाई साउथ इंडिया के अंदर जो है मेगालिथिक कल्चर चल रहा था। यहाँ पे एज ऑलवेज एज जस्ट डिस्कस स्टूडेंट्स, देर आर लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड दीज सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर कल्चर्स। इट विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट स्टूडेंट्स कि ये जो ग्रेव्स हैं इनके अंदर स्केलेटन्स के साथ साथ हमें पॉटरी और आयरन ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा लेट मेगालिथिक फेज आता है उसके अंदर स्पेसिफिकली हमारे को आयरन टूल्स मिलने लग जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर साउथ इंडिया की बात करें तो ये जो मेगालिथ्स हैं इनका मेजर कॉन्सेंट्रेशन हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और हम लोग मेगालिथिक कल्चर को अप्रोक्सीमेटली 1000 बीसी से, जो इसका एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है उसको 1000 बीसी से माना जाता है, विच इज कोइंसाइडिंग ऑल्सो विथ आयरन टूल्स। तो एक तरह से आयरन एज जो है वो हमारे लेट मेगालिथिक फेज के साथ में कोइंसाइड कर रही है। और इसी की वजह से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 200 बीसी के बाद में डीप साउथ के अंदर जो है हमारे को नए किंगडम्स मिलने लगते हैं, नए अर्ली किंगडम्स बनने लगते हैं। हमने ऑलरेडी जब मौर्यन एम्पायर की बात करी थी तब हमने देखा था कि अशोक जो है वो अपने इंस्क्रिप्शंस में बताते हैं कि भाई मैं जो एरिया इनहैबिट करता हूँ उसके फ्रिंजेस पर, उसकी बाउंड्रीज पे कुछ पावर्स रहती हैं जिनके नाम है चोलास, चेरास, पांड्यास। तो हमें ये पता चलता है कि अशोकन पीरियड के अंदर लेट मेगालिथिक फेज चल रहा था। और उससे आगे जब हम आते हैं अराउंड 300 बीसी के अंदर जब हम आ जाते हैं, एंड होने लगता है 300 बीसी, तब हम देखते हैं कि मेगालिथिक पीरियड खत्म हो रहा है और 3 अर्ली किंगडम्स जो हैं वो डीप साउथ को इनहेबिट करने लगते हैं। इस पीरियड को स्टूडेंट्स बोला जाता है संगम पीरियड। तो संगम पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? इट इज बिटवीन 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी। तो लगभग हम कहते हैं 200 बीसी से 300 एडी जो है उसके बीच में जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमारा नॉर्थ इंडिया में चल रहा है उसी टाइम पे साउथ इंडिया जो है संगम पीरियड फेस कर रही है। एंड ये कब आ रहा है? लेट मेगालिथिक फेज खत्म होने के बाद आ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसको संगम पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं कुछ संगम हुए हैं जिनके थ्रू संगम लिटरेचर बनाई गई थी, जो कि डीप साउथ की अर्लीस्ट लिटरेचर है जो कि प्रोड्यूस हुई है। ये जो संगम होता है स्टूडेंट, संगम का मतलब होता है असेंबली। और इस असेंबली के अंदर हम देखते हैं कि पूरे साउथ इंडिया से अलग अलग पोएट्स आया करते थे जिनको पेट्रनाइज कर रही थी उन 3 अर्ली किंगडम्स में से एक डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं पांड्या डायनेस्टी ऑफ मदुरई। तो अगेन स्टूडेंट्स अगर हम एक क्विक बैकग्राउंड, एक क्विक ट्रेसिंग करें तो हम देखते हैं 200 बीसी तक कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? मेगालिथिक पीरियड चल रहा है, विच इज आइडेंटिफाइड बाय ह्यूज स्टोन बोल्डर्स, ग्रेव्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो फाइंड आयरन टूल्स। दिस इज प्रोसीडेड बाय द संगम एज। This is preceded by the Sangam age wherein we see rise of 3 early kingdoms and also we see the production of Sangam literature happening. ये जो संगम्स हैं स्टूडेंट्स इनको कौन पेट्रोनाइज करेगा? इनको पांड्या किंग्स पेट्रोनाइज कर रहे हैं। संगम स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया इनके अंदर एमिनेंट स्कॉलर्स जो हैं वो असेंबल होते हैं और फिर उसके बाद में वो लिटरेचर बनाते हैं जो कि एंथोलॉजी के फॉर्म में होती है। व्हाट इज एन एंथोलॉजी स्टूडेंट्स? एंथोलॉजी क्या होती है बेसिकली? एंथोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स by different authors, by
डिफरेंट ऑथर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंथोलॉजी के अंदर क्या है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं और ये सारे स्कॉलर्स जो हैं मिल के लिटरेचर बना रहे हैं और इसको एंथोलॉजी फॉर्म में एक कलेक्शन की तरह संगम लिटरेचर बनाया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, संगम लिटरेचर जो है वो द्रविडियन लिटरेचर का अर्लीस्ट स्पेसिमेन है और द्रविडियन लिटरेचर की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल, जिसके अंदर हम देखते हैं संगम लिटरेचर को कंपोज किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इससे आपको एक हेल्प मिल गई होगी कि भाई डीप साउथ के अंदर क्या चल रहा है। अभी तक हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी नॉर्थ इंडिया की ही पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास लगभग जो है 1000 बीसी के आसपास से मेगालिथिक पीरियड का इम्पॉर्टेंट फेज शुरू हो जाता है, जो 200 बीसी आते आते खत्म हो जाता है। और फिर उस टाइम पे हम देखते हैं कि 3 अर्ली किंगडम्स का राइज होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो 3 अर्ली किंगडम्स का राइज होता है, इन 3 पावर्स का नाम है चोलास, चेरास और पांड्यास। इनका नाम है चोलास, चेरास और पांड्यास। और इसमें से पांड्यास वो होने वाले हैं जो कि संगम लिटरेचर जो है उसको पेट्रनाइज कर रहे हैं, जो हम असेंबलीज कर रहे हैं, संगम कर रहे हैं, उनको पेट्रनाइज करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर संगम लिटरेचर की बात करी जाए तो उसके लिए कहा जाता था कि टोटल 3 संगम हुए हैं। देयर वर टोटल 3 संगम्स, जो कि एक अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स है जो कि साउथ इंडिया के अंदर कंडक्ट करे गए हैं। और इसके लिए एक नाम भी है हमारे पास जिसे बोलते हैं मुछंगम। तो मुछंगम इज द टर्म यूज्ड फॉर द 3 संगम्स दैट वर हेल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पांड्यास इन एंशिएंट साउथ इंडिया। पहला जो संगम है स्टूडेंट्स, उसके लिए माना जाता है कि वो मदुरई में कंडक्ट हुआ था। मदुरई स्टूडेंट्स पांड्यास की कैपिटल है और यही लोग इसे पेट्रोनाइज कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पहला संगम जो है वो मदुरई में हो रहा है। और यहाँ पे एक माइथोलॉजिकल पॉइंट भी है दैट इट वॉज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस। यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले संगम की कोई भी लिटरेचर जो है वो हमारे पास नहीं है, सब कुछ लॉस्ट हो चुकी है। दूसरा जो संगम है वो कपादापुरम में हुआ है और यहां से सिर्फ एक टेक्स्ट सरवाइव कर रही है जिसका नाम है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम क्या है, किसने लिखी थी, इसके क्या कंटेंट्स हैं, ये आगे हम लिटरेचर में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारा तीसरा संगम है वो भी मदुरई में हुआ है और इसी का जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट है इसके थ्रू हमने संगम लिटरेचर को कंपाइल किया है। यहाँ पे जो तीसरा संगम है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए काफी यूजफुल है क्योंकि ये हमें संगम पीरियड की हिस्ट्री जो है उसको पढ़ने में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। तीसरे संगम के अंदर जो हमारे पास में कलेक्शन आया है उसकी वजह से हम 200 बीसी से 300 एडी के बीच में डीप साउथ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री जो है, यानी कि इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी और सोसाइटी कैसी थी, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है हमें थर्ड संगम से प्रोड्यूस हुई हुई लिटरेचर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक अच्छा बैकग्राउंड बना लिया है कि भाई डीप साउथ के अंदर क्या चल रहा है। डीप साउथ के अंदर स्टूडेंट्स 2 मेजर स्टेट्स आते हैं जो है तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु और केरला हैं जो कि 2 स्टेट्स हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पहले मेगालिथिक पीरियड चल रहा है, फॉलोड बाय द संगम पीरियड। संगम पीरियड के अंदर 3 स्टेट्स बनने वाले हैं, चोलास, चेरास और पांड्यास। इसमें से जो पांड्यास हैं वो संगम जो है उनको पेट्रनाइज कर रहे हैं। संगम का मतलब क्या होता है, संगम एक असेंबली होती है जिसके अंदर पोएट्स बैठ के लिटरेरी कॉम्पोजिशंस करते हैं। ऐसे 3 संगम हुए थे जिसमें से पहले संगम का हमारे पास कोई भी लिटरेचर नहीं है, दूसरे संगम से हमारे पास तोलकाप्पियम है और तीसरे संगम से हम देखते हैं हमें काफी सारी लिटरेचर मिलती है जिससे कि हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री डीप साउथ की रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से हमारे यहाँ संगम पीरियड के अंदर डीप साउथ में स्टेट फॉर्मेशन पॉसिबल हो पा रहा है। सो बेसिकली स्टेट फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स, इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द राइजिंग ट्रेड इन द डीप साउथ. Basically, we see that by the 4th century BC onwards, that is from 300 BC onwards, an area that is Tamizakam, which is also known as the Deep South area, becomes extremely important due to rising trade from this particular area.
300 BC ऑनवर्ड्स यानी कि मौर्यन पीरियड से हम देखते हैं कि ये डीप साउथ को जाने वाला जो रास्ता है ये काफी पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया से। हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर के अंदर ट्रेड काफी फ्लरिश कर रही है, और हमने सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम ही देख लिया था कि उत्तर पथ और दक्षिण पथ दो मेजर ट्रेडिंग रूट्स बन गए थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे दक्षिण पथ जो है इस पीरियड से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्दर्नर्स जो हैं वो यहाँ से सप्लाई करवा रहे हैं गोल्ड की, पर्ल्स की और काफी सारे प्रेशियस स्टोन्स की। तो जो साउथ इंडियंस हैं वो किस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं? गोल्ड की, पर्ल्स की और प्रेशियस स्टोन्स की, जिसकी वजह से नॉर्दर्नर्स के लिए दक्षिण पथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो ट्रेड है ये साउथ इंडिया को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने वाली है, और इसकी वजह से हम देखते हैं यही कारण बनता है जो कि डीप साउथ में 3 अर्ली किंगडम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पांड्यास जो हैं उनके बारे में बात करते हैं मेगास्थनीस। मेगास्थनीस जो है स्टूडेंट्स, मेगास्थनीस की किताब का नाम है इंडिका। इंडिका जो है इसको हम देखते हैं ये लॉस्ट हो चुकी है कंप्लीटली। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त के कोर्ट में बैठते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीस बैठते थे। ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे। इनके लिए माना जाता है इन्होंने जो किताब लिखी है इंडिका वो हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन इंडिका जो है वो कंप्लीटली खो चुकी है, और इसके जो पार्ट्स एंड पीसेस हैं वो हमने दूसरे ग्रीक राइटर्स के अकाउंट्स में से निकाल के कंपाइल किए हैं। तो मेगास्थनीस जो है स्टूडेंट्स वो बताते हैं पांड्या किंगडम का कुछ डिस्कशन वो अपनी किताब के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता है दैट इट इज को एग्जिस्टिंग विथ द मौर्यन रूलर्स। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अर्लियर जो हमारे पास अर्लीस्ट संगम टेक्स्ट है, अर्लीस्ट संगम कंपाइलेशन है, उसमें गंगा और सोन रिवर की बात करी गई है, और उसी के साथ साथ पाटलिपुत्र का मेंशन भी हमें मिलता है जो कि मगध एम्पायर की कैपिटल थी। इससे स्टूडेंट्स आगे अगेन हमें क्या पता चल रहा है कि जब डीप साउथ मेगालिथिक पीरियड विटनेस कर रहा था उसी टाइम पे यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेड राइज हो रही है, और ये जो ट्रेड राइज हो रही है ये कैसे अटेस्ट होती है? हमें मौर्यन सोर्सेस के अंदर, और उसके अलावा हमारे को अर्ली संगम टेक्स्ट के अंदर मगध वगैरह का नाम मिलता है, पाटलिपुत्र का नाम मिलता है, जिससे हमें पता है कि ये एक दूसरे से फेमिलियर हैं। एक दूसरे से फेमिलियर होने का कारण क्या था? एक दूसरे के साथ में ट्रेड चल रही है गोल्ड, पर्ल्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स में। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल ट्रेड स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जो इंटरनल ट्रेड चल रही है नॉर्थ और साउथ के अंदर, उसके अलावा हम देखते हैं कि संगम पीरियड के अंदर ये जो अर्ली 3 डायनेस्टीज हैं चोलास, चेरास और पांड्यास, ये रोमन एम्पायर के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जब हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ा था और सातवाहना किंगडम की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग रोमन एम्पायर्स के साथ में ट्रेड किया करते थे, रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड किया करते थे, और इसी वजह से हम देखते हैं एक स्पेसिफिक पॉटरी है जो सिर्फ साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं एरेटाइन वेयर, जिसे हम बोलते हैं एरेटाइन वेयर। ये एरेटाइन वेयर स्टूडेंट सातवाहना किंगडम से ज्यादा क्वांटिटी में हमारे को चोलास, चेरास और पांड्यास की टेरिटरी में देखने को मिलती है, और इस एरेटाइन वेयर की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि रोमन्स के साथ हमारा एक्सचेंज चल रहा था। इनफैक्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्लीनी अपनी किताब के अंदर जो लैमेंट कर रहे हैं कि भाई रोम से गोल्ड जा रहा है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड विद साउथ इंडिया, तो ये जो ट्रेड थी ये ब्लैक पेपर में होती थी स्टूडेंट्स, और ब्लैक पेपर के अंदर हम देखते हैं ज्यादातर डील चोलास, चेरास और पांड्यास कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारी इंटरनल ट्रेड भी चल रही है नॉर्दर्नर्स के साथ, और एक्सटर्नल ट्रेड भी चल रही है रोमन एम्पायर के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा गोल्ड आ रहा है, और ये जो पैसा है ये हमें अर्ली स्टेट फॉर्मेशन करने में, इन 3 नए किंगडम्स के राइज होने में हेल्प करेगा। So with this students, let's proceed further and have a look at the development of these 3 new kingdoms, that is Cholas, Cheras and Pandyas. सबसे पहले मैप पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये 3 किंगडम्स कहाँ पर हैं। एक तो हमारे पास हैं चोलास, जैसा कि आप देख सकते हैं चोलास जो हैं इनका जो चीफ एरिया है दैट इज तमिलनाडु। सेम गोज फॉर पांड्यास, इनका जो मेन एरिया है जो इन्होंने कैप्चर कर रखा है दैट इज तमिलनाडु, प्लस वी हैव सम पार्ट्स ऑफ केरला। When we talk about the Chera kingdom students, it is majorly located in Kerala.
तो यहाँ पर हम देखते हैं ओवरऑल अगर इनके फैलाव की बात करी जाए तो मेजरली ये तीनों जो किंगडम्स हैं ये तमिलनाडु और केरला के अंदर बैठे हैं। अब हम वन बाय वन इनका डिस्कशन करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दी चेरास। स्टूडेंट्स अगर चेरास की हम बात करें तो चेरास जो हैं ये केरला में और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर बैठे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स इनकी जो अर्लीस्ट कैपिटल थी उसका नाम था वंजी। इसके अलावा स्टूडेंट्स दो मेजर पोर्ट्स जो इनके कंट्रोल में थे उसमें एक है मुजीरीज और दूसरा है तोंदी। तो ये दो इनके मेजर पोर्ट्स हो गए। ये सब कुछ फैक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। मुजीरीज पोर्ट की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो मुजीरीज का मेंशन हमारे को एक अनोनिमस सोर्स दैट इज पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी मिलता है। इसके जो राइटर हैं उनके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे अनोनिमस सोर्स मानते हैं। और इसके लिए हम ये मानते हैं कि किसी ग्रीक ट्रैवलर ने लिखा था और यहाँ पे भी हमें मुजीरीज पोर्ट का मेंशन मिलता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो शील्ड होती थी इनकी, या जो शील्ड हो गई और भी जो रॉयल सिंबल्स जहाँ पे भी लगाए जाएं, तो इनका जो रॉयल सिंबल है, जो इनका एम्बलम है, दैट इज बो एंड एरो। Apart from that, students, we have an early inscription which is talking about the genealogy of the Chera rulers. Genealogy का मतलब होता है an account of the names of the rulers of the Chera dynasty. तो हमारे पास में एक inscription है जिसका नाम है पुगालुर inscription, और ये जो inscription है स्टूडेंट्स हमें 3 generations of Chera ruler के नाम बताती है। तो लोकेशन हमें याद रखनी है, कैपिटल हमें याद रखनी है, मेजर पोर्ट्स हमें याद रखने हैं, एम्बलम हमें याद रखना है, और उसके अलावा इस इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखना है जो कि चेरास की 3 जनरेशन्स के नाम हमें बता रही है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रोमन्स का क्लियर कट कॉन्टैक्ट था चेरा डायनेस्टी के साथ, वो इनके साथ में ट्रेडिंग कर रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स रोमन्स जो हैं वो मुजीरीज में आके, मुजीरीज पोर्ट में आके जो है ट्रेडिंग सेंटर्स सेटअप करते हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कि वो रोमन एम्परर ऑगस्टस का टेम्पल यहाँ पर बनाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम पॉलिटिकल डायनेस्टी की बात करें, पॉलिटिकल रूलर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ऐसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं स्टूडेंट्स उनका नाम हमारे पास अवेलेबल है। और जो ग्रेटेस्ट रूलर थे चेरा किंगडम के, उनका नाम था सेंगुत्तुवन। इनको रेड या गुड चेरा भी बोला जाता था, जो कि 2nd सेंचुरी एडी के आसपास जीवित थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं वो हमारे को सिलापद्दिकरम, जो कि एक तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई एपिक है, उसके अंदर मिलते हैं। ये सारी लिटरेचर का डिस्कशन स्टूडेंट्स हम एंड में करेंगे कि तोलकाप्पियम क्या है, सिलापद्दिकरम क्या है। अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि भाई सिलापद्दिकरम जो है उसमें चेरास के मिलिट्री अचीवमेंट्स जो हैं उनको कंपाइल किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेंगुत्तुवन जो हैं वो रिलीजन के तहत एक कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं पट्टिनी कल्ट। इस पट्टिनी कल्ट के अंदर एक विमेन की स्पेसिफिकली पूजा करी जाती है जिनका नाम है कन्नागी। कन्नागी जो है स्टूडेंट्स वो एक वर्चुअस वाइफ की तरह, एक आइडियल वाइफ की तरह तमिलनाडु में पूजी जाती थी, और इसीलिए इनका जो कल्ट है उसको स्टार्ट करने का हमारे पास में जो श्रेय है वो दिया जाता है सेंगुत्तुवन को। और कल्ट का नाम आपको याद रखना है, दैट इज पट्टिनी कल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेंगुत्तुवन जो है उन्होंने चाइना में एक एम्बेसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत भेजी थी, और यहां से हमें पता चलता है कि ये पहले रूलर थे साउथ इंडिया से जिन्होंने चाइना से रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अर्ली चेरा किंगडम से एसोसिएटेड है। अगेन स्टूडेंट्स पोर्ट्स के नाम, कैपिटल, ये तो 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। चेरा से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और नेक्स्ट किंगडम का डिस्कशन करते हैं जो कि है चोला किंगडम। स्टूडेंट्स चोलास जो हैं वो मेजरली तमिलनाडु के अंदर बैठे थे, और चोलास की अगर हम बात करें तो इनका जो किंगडम है वो 2 रिवर्स के बीच में बताया जाता है, दैट इज बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स इनके ओवरऑल एरिया जिसके अंदर ये सेटल थे, पेनार और वेलार रिवर के बीच का जो एरिया था उसे चोल मंडलम भी कहा जाता था।
इनकी स्टूडेंट्स दो कैपिटल्स थी, जिसमें इनकी पहली कैपिटल थी उरेयूर, और बाद में ये एक और कैपिटल बनाते हैं जिसका नाम है पुहार, विच इज आइडेंटिफाइड विद द प्रेजेंट सिटी ऑफ कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम जो है स्टूडेंट्स, ये एक पोर्ट सिटी है और ये इनका चीफ पोर्ट टाउन था। अगर इनके एम्बलम की बात करें तो इनका जो एम्बलम है वो था टाइगर, और चेरास का क्या था, बो एंड एरो। स्टूडेंट्स, चोलास जो थे वो बहुत ही एफिशिएंट नेवी मेंटेन करके रखते थे, और ये इस पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, इनकी रोमन्स के साथ ट्रेड चल रही है तो नेचुरली वो मैरीटाइम ट्रेड थी, मैरीटाइम ट्रेड तो चली रही है, और उसके अलावा इन्होंने एक अच्छी नेवी भी इस्टेब्लिश कर रखी है। सबसे फेमस किंग जो हमें चोल डायनेस्टी का पता चलता है स्टूडेंट्स, उनका नाम है करिकाल। करिकाल की अगर हम बात करें तो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक स्पेसिफिक बैटल का नाम आता है जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ वेन्नी। बैटल ऑफ वेन्नी के लिए ये माना जाता है कि इन्होंने चोलास और चेरास और पांड्यास को मिल के डिफीट कर दिया था, और इसके अलावा 11 माइनर चीफटेन्स, 11 माइनर किंगडम्स जो हैं अलोंग विथ चेरास एंड पांड्यास, इनको मिल के डिफीट कर दिया था एज अ पार्ट ऑफ द बैटल ऑफ वेन्नी। Okay, apart from that students, you will see that Karikal is the person who is accredited with the foundation of the port city of Puhar, which is now identified with Kaveri Pattinam. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन हमारे को कैपिटल्स के नाम याद रखने हैं। इन दोनों कैपिटल्स में से एक जो कैपिटल है वो पोर्ट सिटी थी, तो उसका नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है, और बैटल ऑफ वेन्नी क्या था इसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा मेजर किंगडम है इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा मेजर किंगडम जो है स्टूडेंट्स वो पांड्यास का था, और पांड्यास जो हैं ये मदुरई के अंदर रूल कर रहे हैं। अगर इनकी बात करी जाए स्टूडेंट्स तो मदुरई हमारा तमिलनाडु रीजन के अंदर पड़ता है, तो पांड्यास जो है मेजरली तमिलनाडु में बैठे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इनका जो सबसे फेमस पोर्ट था उसका नाम था कोरकई। मदुरई इनकी कैपिटल हो गई, और मेजर पोर्ट जो है उसका नाम हो गया कोरकई। कोरकई जो है स्टूडेंट्स वो अपने पर्ल और फिशरीज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दक्षिण पथ जो है दैट वाज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स, और ये जो पर्ल्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, पांडियन किंगडम से आ रहे हैं, और कोरकई पोर्ट जो है यहाँ पर हम देखते हैं पर्ल्स की फेचिंग करी जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इनका जो एम्बलम है वो है फिश, और यही वो डायनेस्टी है जिसने संगम लिटरेचर के तहत जो हमारी तीन संगम्स हुए हैं उनको पेट्रनाइज किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, पांड्यास भी एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, और इन लोगों ने वैदिक रिलीजन को यानी कि ब्राह्मणिकल कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था। इसके तहत स्टूडेंट्स ऐसा भी माना जाता है कि पांड्यास जो थे इन लोगों ने बहुत सारे यज्ञ और रिचुअल्स भी कंडक्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि पांड्यास की एक बार को जो पावर है वो डिक्लाइन करी थी एक ट्राइब ने, जो कि कालाभ्रा ट्राइब है। कालाभ्रास का इन्वेजन क्या था इसका डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम एंड ऑफ संगम एज पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम स्पेसिफिकली चोलास, चेरास और पांड्यास की बात करें तो एक बार को संगम पीरियड में ये सारी जो डायनेस्टीज हैं ये पावर में आती हैं, लेकिन 3rd सेंचुरी एडी आते आते ये तीनों की तीनों डिक्लाइन हो जाएंगी। इसमें से स्टूडेंट्स पांड्यास की अगर हम बात करें तो ये 6th सेंचुरी एडी आते आते फिर से एक बार को पावर में आएंगे, जबकि चेरास और चोलास जो हैं इनका राइज हमें दोबारा से मिडिवल पीरियड में देखने को मिलता है, यानी कि 9th से 10th सेंचुरी एडी में चोलास और चेरास का रिवाइवल होगा, और उस टाइम पे हम इन्हें इंपीरियल चोलास एंड चेरास बोलने लगेंगे। तो पांड्यास का रिवाइवल पहले ही हो जाएगा, और चोलास और चेरास का थोड़ा लेट देखने को मिलेगा बिटवीन 9 to 10th सेंचुरी एडी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ में हमारा जो 3 अर्ली किंगडम्स हैं इनकी क्या कैपिटल्स थी, क्या मेजर पोर्ट्स थे, इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सोसाइटी का डिस्कशन करेंगे कि भाई संगम एज के अंदर सोसाइटी के अंदर क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स डीप साउथ के अंदर हम देखते हैं कि संगम एज ही वो टाइम पीरियड है जिसमें पहली बार ब्राह्मणिकल कल्चर फ्लरिश करेगा।
अभी तक डीप साउथ के अंदर हम देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ऑलरेडी फ्लरिश कर गए थे ड्यूरिंग 600 बीसी, जब हम देखते हैं कि बुद्धा और महावीर की डेथ के बाद में बुद्धिस्ट और जैन जो हैं वो साउथ इंडिया की तरफ फैल जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर की अगर हम बात करें तो तमिल लैंड के अंदर स्पेसिफिकली ये संगम एज के अंदर आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्राह्मणिकल कल्चर के अलावा हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह के वर्ग हैं। यहाँ पर हमारे पास जो आर्मी के कैप्टन्स हैं उनको बोला जाता था इनादी, और इनको एक फॉर्मल सेरेमनी के तहत इंस्टॉल किया जाता था। फॉर्मल सेरेमनी के तहत ये अपनी जो कैप्टनसी है उसको लेते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी जो हमारे पास रूलिंग क्लास है उसको बोलते हैं अरसर। ये जो है ये मैट्रिमोनियल रिलेशंस कैरी फॉरवर्ड किया करते थे विथ अनदर कैटेगरी ऑफ इन द सोसाइटी हु आर नोन एज वेलालाज। ये जो वेलालाज हैं स्टूडेंट्स, इनको बड़े लैंड का ओनर माना जाता था। थे तो ये एग्रीकल्चरलिस्ट, लेकिन ये रिच एग्रीकल्चरलिस्ट थे जिनके हाथ में बहुत सारी लैंड होती थी। इस वजह से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमारे पास अलग अलग तरह के एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जिसमें जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं वो वेलालाज हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में पुअर लेवल पे पुअर एग्रीकल्चरलिस्ट भी हैं। जो पुअर हैं स्टूडेंट्स, लोएस्ट कैटेगरी के हैं, उनको बोला जाता है कड़ई सियार, और इनका जो स्टेटस है वो स्लेव से अलग है। ये दास नहीं है, लेकिन ये ये वेलालास जितने पैसे वाले भी नहीं हैं, ये लैंड ओनर्स नहीं है। वेलालास की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वो काफी पैसे वाले थे, और वो अपनी लैंड जो थी उनके पास में उसको डायरेक्टली खुद प्लाउ नहीं करते थे, उसके ऊपर खुद काम नहीं करते थे, बल्कि लेबरर्स लगाते थे उसको काम करने के लिए, उस पर प्लाउइंग करने के लिए। और जो लेबरर्स ये लगाते थे ये होते थे कड़ई सियार, लेकिन कड़ई सियार आर नॉट स्लेव्स, दे आर लोअर कैटेगरी पेजेंट्स। वेलालाज और कड़ई सियार दोनों के दोनों एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। डिफरेंस ये है, वेलालाज लैंड ओनर्स हैं, अपनी लैंड पे खुद काम नहीं करते, जबकि जो कड़ई सियार हैं वो इनकी लैंड पर काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट स्लेव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमारे पास एक और कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं परियार्स, जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, और उसी के साथ साथ ये एनिमल स्किन्स पे भी काम करते थे और मैट्स भी बनाते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो प्रेजेंट है। रिच और पुअर का क्लियर कट डिवाइड है हमारे पास संगम सोसाइटी के अंदर। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रिलीजन जो है उसका डेवलपमेंट भी हो रखा है डीप साउथ में। यहाँ पे ऑल दो ब्राह्मणिकल कल्चर संगम पीरियड में आ जाता है, लेकिन इनिशियल ईयर्स के अंदर हम देखते हैं कि ब्राह्मणिकल कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड है। सो ऑल्दो इट इज अपीयरिंग येट देयर इज लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ Brahmanical culture. Instead, students, you will see that local gods and local deities are primary gods who are worshipped in the Deep South. यहाँ पे जो चीफ डेटी हैं जिनकी सबसे ज्यादा संगम पीरियड में पूजा होती थी उनका नाम था मुरुगन। मुरुगन जो हैं उनको 6 अबोर्ड्स के साथ ऑनर किया जाता था, जिन्हें हम कहते हैं अरुपदई वीडू। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, मुरुगन तो चीफ डेटी हो गए, उसके अलावा हमारे पास कुछ माइनर गॉड्स भी हैं जिनकी पूजा करी जा रही है, जिसमें है मेयोन, जिनको विष्णु भगवान के साथ आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास है वेंदन, जिनको इंद्र के साथ भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास में 2 और लोकल गॉड्स हैं, दैट इज वरुणन एंड कोरावई। तो ये हमारे पास में और गॉड्स हैं, माइनर गॉड्स हैं, जिनकी मुरुगन के अलावा पूजा करी जा रही है। तो अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करें संगम पीरियड के स्टूडेंट्स, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि संगम एज के अंदर ब्राह्मणिकल कल्चर आ तो गया है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो है लिमिटेड है। फॉर इंस्टेंस, वर्ण व्यवस्था की नॉलेज है, लेकिन वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश अभी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, गरीब और अमीर के बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे यहाँ पे एक और बड़ी यूनिक पूजा हुआ करती थी, एक तरह से कमेमोरेशन हुआ करता था इन द नेम ऑफ हीरो स्टोन्स। ये जो हीरो स्टोन्स हैं स्टूडेंट्स, इनको बोलते थे विरारकल, जिसको नाडुकल वर्शिप भी बोला जाता है। तो ये जो विरारकल स्टोन्स थे ये बेसिकली
उन हीरोज और हीरोइंस की मेमोरी के अंदर इरेक्ट किए जाते थे जिन्होंने बैटल के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी दिखाई है। तो हीरो स्टोन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। Apart from the students, let's proceed further and now understand about the polity and administration that was flourishing in the Sangam age in Deep South. तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्योंकि अर्ली किंगडम्स राइज हो गए हैं, राजाओं की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस वजह से पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्किकल कल्चर चल गया था। हेरिडिटरी का मतलब गद्दी पे फैमिली का राज है, एक डायनेस्टी का राज है, जिसमें जब राजा बैठा है उसके बाद उस गद्दी को कौन सक्सीड करेगा, उस गद्दी को सक्सीड करेंगे उनके बेटे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, राजा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तहत असिस्ट किया जाता था और बहुत सारे ऑफिशियल्स से, जो कि 5 काउंसिल्स के अंदर डिवाइडेड थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 5 काउंसिल्स हैं इसके अंदर जो मेन ऑफिशियल्स हैं, दीज इंक्लूड द मिनिस्टर्स हु आर आल्सो नोन एज अमाइचर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव प्रीस्ट्स हु आर नोन एज अंथनर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एनवॉयज हु आर नोन एज थुटर्स, एंड वी हैव मिलिट्री कमांडर्स नोन एज सेनापथीज, एंड देन वी हैव द स्पाइज हु आर नोन एज ओरर्स। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। टर्म्स एंड मीनिंग्स जो हैं काफी ही पॉपुलर थीम है स्टूडेंट्स हमारे पास में, जिसके बेसिस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। मिलिट्री की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने चोलास, चेरास और पांड्यास तीनों में ही देखा है कि रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी वाज द नॉर्म। और चोलास में तो हमने स्पेसिफिकली देखा था कि चोल्स के अंडर जो है एफिशिएंट नेवी भी बनी हुई थी। तो यहाँ पे इसके तहत हम देखते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड है और रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी हर रूलर के साथ एसोसिएटेड होती थी। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम स्टेट रेवेन्यू की बात करें कि भाई जो स्टेट है वो पैसा कैसे कमाता था, तो अर्ली संगम एज में, अर्ली पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि वॉर के अंदर जो बूटी कैप्चर होती थी वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था रॉयल ट्रेजरी को इनहैंस करने का। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एग्रीकल्चर ज्यादा पावर में आती है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर फ्लरिश करने लगती है मिडिल और लेट संगम एज के अंदर, उस टाइम पर हम देखते हैं कि चीफ सोर्स जो है स्टेट इनकम का वो लैंड रेवेन्यू बन जाता है। तो यानी कि अर्ली टाइम्स पे, अर्ली संगम पीरियड के अंदर हम देखते हैं, अर्ली संगम मतलब जब 200 बीसी में लगभग ये स्टार्ट ही हुई है, उस टाइम के अंदर हम देखते हैं एग्रीकल्चर इतना फ्लरिश नहीं कर रही है स्टूडेंट्स। उस टाइम पे इकोनॉमी जो थी वो ज्यादा पेस्टोरल थी और पैसा कमाने का जो जरिया था वो था वॉर्स करके दूसरे किंगडम का पैसा लूट के लिया। लेकिन हम देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते जब हम टाइम में आगे आते हैं, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी तक आ जाते हैं, इस टाइम तक प्रॉपर स्टेट फॉर्मेशन हो गई है और एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रही है, और इसी की वजह से लैंड रेवेन्यू जो है वो हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि संगम्स के तहत जो संगम लिटरेचर बनी है वो एक्चुअली में क्या है और इसके अंदर क्या इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स संगम लिटरेचर जो है दैट टॉक्स अबाउट 2 मेजर थीम्स। 2 मेजर स्कूल हैं इसके अंदर 2 मेजर थीम्स का डिस्कशन किया जाता है। ये जो 2 मेजर थीम्स है स्टूडेंट्स, इसमें पहली है अहम और अगम और दूसरी को हम कहते हैं पुरम। अहम जो है इट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर फील्ड, यानी कि हमारे जो इनर इमोशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द पोएम्स जो कि संगम लिटरेचर के तहत कंपोज हुई हैं। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस हैं ऑफ द इनर सेंटिमेंट्स, इनर इमोशंस ऑफ अ पर्सन सच एज एस्पेक्ट्स ऑफ लव, सेक्सुअल रिलेशंस एक्सेट्रा। Apart from that students, when we talk about Puram, it corresponds to the outer fields or the outer expression of the emotions that we are feeling. As a result students, it is talking about the experiences of the human which are created as a part of the interaction with the society, such as concepts of social life, ethics, customs, valor, etc. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स इस कलेक्शन से जो हमारे पास पोएम्स बनती हैं इसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे हीरो और हीरोइंस का प्रेज भी होता है, और लार्जली संगम लिटरेचर के अंदर क्योंकि सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी की बात हो रही है, इस वजह से संगम लिटरेचर की जो थीम है वो रिलीजियस नहीं है बल्कि ये सेक्युलर है। तो ये जो ओवरऑल कॉर्पस है ये सेक्युलर है। सेक्युलर लिटरेचर बड़ी ही कम बनती थी, रिलीजियस लिटरेचर ज्यादा बनती थी एंशिएंट पीरियड में। दैट इज वाई
why students it's a very unique collection of literature. Moreover, students, when we talk about Sangam literature, as we have already discussed, it's an anthology. Anthology means collection of the works of multiple poets. As a result, students, you will see that these poets, bards, writers, and authors are coming from various parts of South India to Madurai in order to attend these Sangams. And these people are not only coming from different parts, they are also different professional students. हम देखते हैं कि जो पोएट्स हैं इनके अंदर हमारे पास टीचर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, कारपेंटर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, राजा हैं, सोल्जर हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं. तो इतने मल्टीपल प्रोफेशन से ये आ रहे हैं. इसकी वजह से ये वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं. और ड्यू टू दिस वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस वी विल सी दैट द पोएट्री दैट दे आर गोइंग टू कंपोज एज अ पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर स्टूडेंट्स is going to talk about different facets of the economy, society, and political structure. So because of this, students, we see that there are so many themes due to multiple authorship, and that is why Sangam literature is very helpful in getting an idea of everyday life of the people who were composing these poems. और इस वजह से हमारे लिए एक terrific, एक great source of history बनता है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी दैट द संगम लिटरेचर, अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं. यहां से हम शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ संगम लिटरेचर. सो बेसिकली अगर संगम लिटरेचर की बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो इसको दो ग्रुप्स के अंदर तोड़ा जा सकता है. एक है नैरेटिव लिटरेचर, एक है डाइडैक्टिक लिटरेचर. नैरेटिव लिटरेचर जिसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन करके कोई चीज को नैरेशन फॉर्म के अंदर समझा रहे हैं. जबकि स्टूडेंट्स अगर हम डाइडैक्टिक की बात करें तो डाइडैक्टिक इज समथिंग विच इज इंस्ट्रक्शनल इन नेचर, विच इज इंस्ट्रक्शनल इन नेचर. तो यहां पर हम देखते हैं डाइडैक्टिक फॉर्म के अंदर क्या आएंगे, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे जैसे कि मान लीजिए चारों वर्ण जो हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, किंग्स की क्या ड्यूटी होती है. इस तरह का जो कंटेंट है वो हमारे को डाइडैक्टिक लिटरेचर में देखने को मिलता है. जो नैरेटिव लिटरेचर है स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है मेल कन्नाकू, यानी कि 18 मेजर वर्क्स. और जो हमारी डाइडैक्टिक लिटरेचर है उसको बोला जाता है किल कन्नाकू, यानी कि 18 माइनर वर्क्स. जो हमारे 18 मेजर वर्क्स हैं स्टूडेंट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको फर्दर दो और पार्ट्स में तोड़ा जाता है, दैट इज 8 एंथोलॉजीज एंड 10 आइडियल्स. आइडियल्स का मतलब हो गया सॉन्ग्स. जो 8 एंथोलॉजीज हैं स्टूडेंट्स, इनको बोला जाता है एट्टू टोकई, इनको बोला जाता है एट्टू टोकई. और ये जो 10 सॉन्ग्स हैं इनको बोला जाता है पट्टू पट्टू. तो यहाँ पे मेल कन्नाकू क्या होता है, किल कन्नाकू क्या होता है, एट्टू टोकई क्या है, पट्टू पट्टू क्या है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ संगम लिटरेचर. कंटेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने ऑलरेडी देखा कि भाई सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, और उसके अलावा इकोनॉमी कैसी थी. इकोनॉमी में हमने देखा कि भाई हम पैसा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, वॉर बूटी के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, और आगे जाके एग्रीकल्चर के थ्रू, लैंड रेवेन्यू के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास संगम लिटरेचर से आ रही है. इसी वजह से हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेटअप बना पा रहे हैं. यहाँ पे स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो संगम लिटरेचर में हमें एक टर्म मिलती है जिसे बोलते हैं मूवेंदर. मूवेंदर का लिटरल मीनिंग है 3 चीफ्स. और ये जो 3 चीफ्स हैं ये प्रोबेबली हमारी 3 रूलिंग फैमिलीज के हेड थे. और ये जो 3 रूलिंग फैमिलीज हैं ये कौन सी हो गई, चोलास, चेरास और पांड्यास. तो ये जो टर्म है ये हमारे को पॉलिटिकल रूलर्स की जानकारी दे रही है, जबकि सोसाइटी कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. संगम लिटरेचर जो है स्टूडेंट्स हमें ये भी बताती है कि जो 3 चीफ थे इनके 2 सेंटर्स ऑफ पावर होते थे, जिसमें इनकी एक इनलैंड कैपिटल होती थी और एक इनकी जो कैपिटल होती थी वो कोस्ट पे होती थी या पोर्ट सिटी होती थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी. टैक्सेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रेगुलर टैक्स कलेक्शन हमें अर्ली संगम पीरियड में देखने को नहीं मिलता. इंस्टेड वॉलेंटरी गिफ्ट्स जो हैं वो किंग्स डिमांड करते थे लोगों से. प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम जो है उसका सेटअप स्टूडेंट्स हमारे को संगम पीरियड एंड होते होते फ्लरिश होता हुआ दिखेगा.
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि संगम लिटरेचर में किल कन्नाकू और मेल कन्नाकू के अलावा और भी लिटरेचर आती है। फॉर इंस्टेंस हमने देखा था कि भाई सेकंड संगम जो था, जो कि कपादापुरम में हो रहा है, उससे हमारे को एक टेक्स्ट मिलती है जिसका नाम है तोलकापियम। तोलकापियम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ग्रामर और पोइट्री में डील कर रही है। कौन सी लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में। नेचुरली द्रविडियन लैंग्वेजेस की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो तमिल लैंग्वेज है, और उसी के अंदर संगम लिटरेचर बनी है। इसलिए हम देखते हैं कि तोलकापियम जो है उसकी की थीम क्या है? तमिल ग्रामर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें एक और किताब मिलती है जिसका नाम है तिरुकुरल, और इसको तिरुवल्लुवर ने लिखा है। तोलकापियम जो है स्टूडेंट्स, इसको लिखा है तोलका पियर ने। इसको लिखा है तोलका पियर ने। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल लिखी है, और तिरुकुरल जो है ये भी एक डाइडैक्टिक, एक इंस्ट्रक्शनल वर्क है जिसके अंदर एथिक्स, पॉलिटी, लव, इस जैसे टॉपिक्स का डिस्कशन हो रहा है। इसको थोड़ा लेट क्रिएशन माना जाता है। इसकी कंपाइलेशन 5th से 6th सेंचुरी एडी के आसपास मानी जाती है। ओवरऑल स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम देखते हैं दो हमें मेजर एपिक्स मिलते हैं, दो मेजर एपिक्स ऑफ दिस संगम लिटरेचर, जिनको हम ट्विन एपिक्स बोलते हैं, जिनका नाम है सिलापद्दिकरम एंड मनी मेकलई। यहाँ पर स्टूडेंट्स माना जाता है कि ये जो दोनों हैं 6th सेंचुरी एडी के आसपास कंपाइल हुए हैं। इनफैक्ट संगम पीरियड के अंदर जितनी भी लिटरेचर बनी है, जितनी भी लिटरेचर संगम पीरियड के अंदर बनी है, संगम पीरियड्स लिटरेचर was actually finally compiled around 6th century AD। तो हमारे पास ये जो इतना सारा डिफरेंट कॉर्पस बन रहा है, हमारी जो लास्ट की दो असेंबलीज हैं उनके अंदर जो इतना भी कंटेंट बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन उसकी फाइनल जो कंपाइलेशन होगी स्टूडेंट्स, वो 6th सेंचुरी एडी के अंदर जाके होगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई सिलापद्दिकरम में क्या लिखा हुआ है और मनी मेकलई की थीम्स क्या है। स्टूडेंट्स, अगर सिलापद्दिकरम की अगर हम बात करें तो इसको लिखा है इलांको वर्टिकल ने। इसकी एक और स्पेलिंग है इलांगो अदिगल। बेसिकली फोनेटिक्स अलग होते हैं, तमिल जो है उसको अलग तरह से बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश में मल्टीपल स्पेलिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो सिलापद्दिकरम की अगर हम बात करें तो इसको इलांगो अदिगल या इलांको वर्टिकल ने लिखा है, जिनको तमिल लैंग्वेज का सबसे ब्राइटेस्ट जेम माना जाता था। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सिलापद्दिकरम जो है वो बेसिकली एक लव स्टोरी है। इस लव स्टोरी में हमारे पास एक डिग्नेटरी नोबल है जिनका नाम है कोवलन, और इनकी वाइफ है कन्नागी। However, students, he starts having an affair with a courtesan whose name is Madhavi, and she is living in the city of Kaveri Pattanam। तो ये कहाँ पे सेट है स्टोरी? चोल एम्पायर के अंदर सेट है ये पर्टिकुलर स्टोरी। ये लव स्टोरी जो है ये डील करी जा रही है सिलापद्दिकरम एपिक में। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा दूसरा एपिक है उसका नाम है मनी मेकलई। मनी मेकलई की अगर हम बात करें तो इसको एक ग्रेन मर्चेंट ने लिखा है जो कि मदुरई को बिलोंग करते थे, और उनका नाम है सत्तनर। ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एडवेंचर्स डील किए जा रहे हैं। किनकी डॉटर के? कोवलन और माधवी, इनका अफेयर था, तो उससे दिस यूनियन बोर अ डॉटर, और इनकी डॉटर के जो एडवेंचर्स रहे जो इन्होंने लाइफ में किया उसको डील करती है सत्तनर की मनी मेकलई। ये जो दोनों ही कहानियां हैं स्टूडेंट्स, इसमें कहानी के माध्यम से अल्टीमेटली सोसाइटी, किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह के राजा हैं, किस तरह का इकोनॉमी चल रहा है, इनके ऊपर भी बातचीत करी गई है, क्योंकि स्टोरी नेचुरली हम देख रहे हैं चोल एम्पायर के अंदर सेट है। सो यहाँ पे इस वजह से हम देखते हैं ये जो दोनों एपिक्स हैं ये हमें सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को समझने में तमिल्स की हेल्प करते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम 2nd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी एडी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हम संगम लिटरेचर के कॉर्पस की बात करें तो हमारे पास फाइनली क्या क्या है? हमारे पास में है एक तो किल कन्नाकू, उसके अलावा हमारे पास में है मेल कन्नाकू। किल कन्नाकू में दो पार्ट हैं हमारे पास में, एट्टू टोकई, और उसके अलावा पट्टू पट्टू। उसके अलावा हमारे पास दो और कौन सी किताबें हैं? मेजर किताबें, तोलकापियम और दूसरी है थिरुकुरल। थिरुकुरल। और फाइनली उसके अलावा हमारे पास क्या है? ट्विन एपिक्स है, सिलापद्दिकरम एंड मनी मेकलई।
स्टूडेंट्स अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें तो 2022 में भी हमारे पास संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आया था। प्रीलिम्स में भी इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस में भी संगम लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से पढ़ना है। चोलास, चेरास और पांड्यास के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, उनकी कैपिटल्स, उनकी पोर्ट सिटीज, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। उसके अलावा ट्रेड वाइज आपको ये याद रखना है कि इंटरनल ट्रेड के अलावा ये जो लोग हैं ये रोमन्स के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, विच मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो तीनों एम्पायर थे इनका पतन कैसे हो रहा है, ये खत्म कैसे होंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लगभग जब थर्ड सेंचुरी एडी आने लगती है, ठीक है, जैसे ही थर्ड सेंचुरी एडी आने लगती है, इस टाइम के बीच में हम देखते हैं धीरे धीरे संगम पीरियड की तीनों जो डायनेस्टीज हैं वो खत्म होने लगती हैं। यही सेम पॉइंट हमने यहाँ लिखा है दैट द संगम पीरियड इन तमिलनाडु एंड केरला ड्रू क्लोज टू देयर एंड अराउंड थर्ड सेंचुरी सीई और एडी। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ सेंचुरी से मिड सिक्स सेंचुरी एडी तक की जो हिस्ट्री है डीप साउथ की, यानी तमिलनाडु और केरला में क्या चल रहा है, वो काफी ऑब्सक्योर है। हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस टाइम पीरियड में चल क्या रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम अर्ली फोर्थ सेंचुरी की बात करें तो हमारे पास एक पावर आ रही है जिसका नाम है पल्लव्स ऑफ कांची। इनके बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी गुप्ता एम्पायर में बताया था और मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त जो हैं, समुद्रगुप्त जब साउथ इंडिया की तरफ एक्सपेंशन करेंगे तो वो पल्लवाज ऑफ कांची के एरिया में पहुंचेंगे और यहाँ पे एक रूलर है विस्मीगोप, उनको हरा देंगे और बाद में इन लोगों से ट्रिब्यूट लेंगे। लेकिन ये अपनी बहुत अर्ली हिस्ट्री में है। इनकी एक्चुअल पावर जो है स्टूडेंट्स वो हम सिक्स सेंचुरी के बाद से देखना शुरू करेंगे। अभी ये अपने बहुत ही अर्ली फेज के अंदर हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ही एम्पायर बैठा है पल्लव्स, ठीक है, एक छोटी डायनेस्टी, एम्पायर भी नहीं कह सकते। इसके अलावा बचा हुआ जो एरिया है स्टूडेंट्स उसमें ऐसा माना जाता है कि हमारे पास एक माउंटेनियस ट्राइब है जिनका नाम है कालाभ्राज, जिन्होंने एक समय पे पल्लव्स का जो कांची वाला रीजन था उसमें से भी इनको भगा दिया था। तो अल्टीमेटली अगर हम तमिलनाडु और केरला की बात करें तो इसमें फोर्थ से मिड सिक्स सेंचुरी एडी के बीच में हम देख रहे हैं कि इस एरिया को कौन डोमिनेट कर रहा है, एक ट्राइब डोमिनेट कर रही है जो अपने आप को कालाभ्राज बताते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी वजह से हम मानते हैं कि ये कालाब्राज ही वो लोग रहे होंगे जिन्होंने एक बार के लिए चोलास, चेरास और पांड्यास की पावर जो है उसको कंसिडरेबली डिक्लाइन कर दिया। और इस टाइम पीरियड के बीच में हम देखते हैं थर्ड सेंचुरी खत्म होने के बाद और सिक्स सेंचुरी शुरू होने से पहले डीप साउथ को कौन डोमिनेट कर रहा है, डीप साउथ को कालाब्राज डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया पांड्यास, चोलास और चेरास तीनों का दोबारा से उदय होगा। पांड्यास जो हैं ये हम दोबारा से सिक्स सेंचुरी एडी से पावर में देखेंगे। उसके अलावा अगर हम चोलास की और चेरास की बात करें तो ये दोनों जो हैं मिडिवल पीरियड में 9th से 10th सेंचुरी एडी में हम इनको दोबारा पावर में देखेंगे, जिसके तहत इनको इंपीरियल चोलास और इंपीरियल चेरास कहा जाता है। तो हमने देखा कि डीप साउथ में चोलास, चेरास, पांड्यास के एंड होने का कारण क्या है, कालाभ्रा इंटररेगनम, वो पीरियड जिसमें कालाभ्राज डोमिनेट कर रहे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये कालाभ्राज थे कौन, कहां से आए, क्या करते थे, एटसेट्रा। तो बेसिकली हमारे पास कालाभ्राज का बहुत स्कैंटी एविडेंस है। बेसिकली हमारे पास उनकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। यहां पर हम देखते हैं जितना हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि कालाभ्राज जो थे ये बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रमोट करते थे, इसकी तरफ फेवर्ड थे और ब्रह्मैनिकल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट थे। तो इन्होंने ब्रह्मैनिकल इंस्टीट्यूशन और ब्रह्मैनिकल कल्चर को परसिक्यूट किया और इनका जो फेवर था वो जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्योंकि चोलास, चेरास और पांड्यास तीनों के तीनों ब्रह्मैनिकल कल्चर को अपहोल्ड कर रहे हैं, इसीलिए माना जाता है दिस वाज द डायरेक्ट रीजन for the clash between the Kalabras and the Cholas, Cheras and Pandyas, in which for a while the Kalabras were successful in ending the rule of these three kingdoms. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स अगर हम कालाब्रास के मेथड ऑफ सब्सिस्टेंस की बात करें तो ये लोग हिल ट्राइब्स थे जो कि एग्रीकल्चर नहीं करते थे, यानी कि ये नोमैडिक और पेस्टोरल थे, यानी कि इनका जो फोकस था दैट वाज टुवर्ड्स
एनिमल रियरिंग, दैट वाज टुवर्ड्स एनिमल हस्बेंड्री, और सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते थे। इस वजह से हम मानते हैं कि ये जो लोग थे ये नोमैडिक थे, और क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल और उनके इनके रिलीजियस बिलीव्स जो हैं चोलास, चेरास और पांड्यास से अलग हैं, इस वजह से दे हैड क्रिएटेड एन हैवॉक अमंग्स द एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। और ये कहाँ बैठी है? इन तीनों के किंगडम्स में बैठी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो कालाब्राज हैं ये फर्दर अपनी बॉर्डर्स एक और किंगडम जो हमारे पास डेक्कन में बैठा है, चालुक्यास का किंगडम, वहां तक एमर्ज कर लेते हैं, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बैठा है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, तमिलनाडु के अंदर मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 4th सेंचुरी एडी आते आते हमारे पास एक पावर आ रही है जिनका नाम है पल्लव्स। उसके अलावा हम देखते हैं लगभग इसी टाइम पे अपने अर्ली फेज में कर्नाटका में भी एक पावर आ रही है जिसका नाम है चालुक्यास। लेकिन हम इनकी बात बहुत डिटेल में यहां इसलिए नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अभी अपने बहुत अर्ली फेज में है, और एक्चुअली में ये जो दोनों पावर्स हैं इनका जो प्राइम टाइम है वो 6th सेंचुरी एडी के बाद आएगा। 7th सेंचुरी के अंदर ज्यादा पावरफुल होंगे स्टूडेंट्स ये दोनों पावर्स, इसीलिए इनका डिस्कशन हम वहां पे करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में एक छोटी सी पावर बैठी थी पल्लव, जिनको कालाब्राज सप्रेस करेंगे, और कर्नाटका में भी एक छोटी सी पावर बैठी है चालुक्यास, जिनको भी कालाब्राज एक बार के लिए सप्रेस कर देंगे। 6th सेंचुरी एडी तक पावर में रहेंगे कालाब्राज, और 7th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं पावर में आ जाएंगे चालुक्यास और पल्लव्स, जो मिलके फिर कालाब्राज को खत्म करेंगे और अपने बड़े बड़े एम्पायर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक क्विक रिव्यू लें, हमारे पास में क्या है भाई, अप्रोक्सीमेटली 1000 बीसी से लेके 200 बीसी तक हम देख रहे हैं कौन सा पीरियड चल रहा है, मेगालिथिक पीरियड चल रहा है। मेगालिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेगालिथ, बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स जो हमें ग्रेव्स के साथ मिलते हैं वो हमने देखे। उसके अलावा हमें और क्या मिल रहा है, आयरन टूल्स मिल रहे हैं। जो लेट मेगालिथिक कल्चर है स्टूडेंट्स वो किससे कोइंसाइड कर रहा है, मौर्यन एम्पायर से कोइंसाइड कर रहा है, जहां पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं कि भाई इनके एम्पायर के फ्रिंजेस पे कौन रह रहे थे, चोलास, चेरास, पांड्यास। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि संगम लिटरेचर में भी हमें मगध, पाटलिपुत्र, इन सब का नाम मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग भी जो हैं ये नॉर्दर्नर्स के बारे में जानते थे और उनके साथ इंटरैक्शन रखते थे। 200 बीसी ऑनवर्ड स्टूडेंट्स हम देखना शुरू करते हैं। 200 बीसी से 300 एडी के अंदर हम देखते हैं क्या पॉपुलर है, संगम एज का पीरियड आ गया है। ये जो संगम एज है इसमें 3 अर्ली किंगडम आ रहे हैं, दैट इज चोलास, चेरास एंड पांड्यास। और इनके उदय होने का कारण क्या है, इनके उदय होने का मेन कारण है फ्लरिशिंग ट्रेड, जिसमें इंटरनली हम नॉर्दर्नर्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं दक्षिण पथ के थ्रू, और एक्सटर्नली हम रोमन्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसका हमारे को अटेस्टमेंट, जिसके बारे में एविडेंस हमें कैसे मिलता है, हमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और एरेटाइन वेयर पॉटरी मिली है। 300 एडी ऑनवर्ड स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि कालाब्राज आ गए थे और उन्होंने एक बार के लिए जो पावर थी चोलास, चिराज और पांड्यास की, उसको कंसिडरेबली डिक्लाइन कर दिया था। और उसके अलावा 2 छोटी डायनेस्टीज हमारे पास तमिलनाडु और कर्नाटका में बैठी हैं, पल्लव्स और चालुक्यास, इनको भी क्या है खत्म कर दिया था। तो 300 एडी से लगभग 550 एडी तक हम देखते हैं पावर में कौन है, कालाब्राज हैं। और फिर हम देखते हैं कि 550 एडी ऑनवर्ड्स पावर में कौन आएंगे, पल्लवास, चालुक्यास एंड पांड्यास, ये तीनों पावर में आ जाएंगे। चोलास और चेरास का नाम स्टूडेंट्स मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनका रिवाइवल मिडिवल पीरियड में 9th-10th सेंचुरी में जाके दोबारा होगा। 550 एडी के बाद कालाब्राज का जब पीरियड खत्म होगा तो हमारे पास एक बार को पावर में आएंगे पल्लव्स, चालुक्यास एंड पांड्यास। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा डीप साउथ की हिस्ट्री का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई। स्टूडेंट्स इसके फैक्चुअल पॉइंट जरूर याद रखने हैं, डीप साउथ से प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। So with this students, I am completing my lecture. Students, if you like studying with me, don't forget to press the bell icon and don't forget to subscribe to our channel and like this particular video. Thank you so much for joining me today.